हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक का अध्ययन पूरा कर लिया है। अब हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं और अब हम प्रथम उत्थान में प्रकरण 2 के अंतर्गत गद्य का प्रवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। और इस पुस्तक के सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। आइए देखते हैं गद्य का प्रवर्तन। प्रकरण 2, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान। भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल पंचमी संवत 1907 को और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण षष्ठी संवत 1941 को हुई। ये जानकारी इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में थी कि संवत 1907 में इनका जन्म हुआ था और संवत 1941 में हरिश्चंद्र जी की मृत्यु हुई थी। संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। जब ये जगन्नाथ जी गए तो जो बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति थी उससे इनका परिचय हुआ। ये बांग्ला साहित्य की प्रगति से अवगत हुए। उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। जब इन्होंने बांग्ला साहित्य में सामाजिक, देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक और उपन्यास आदि देखे तो उनको ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ कि इस प्रकार के साहित्य की हिंदी में कमी है। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। फिर संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर, जो उनका नाटक है, उसका बांग्ला से अनुवाद हिंदी में करके फिर प्रकाशित कराया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इस अनुवाद में उन्होंने जो हिंदी का रूप प्रयोग किया, जो हिंदी प्रयोग की, उसमें उन्होंने हिंदी के बहुत ही परिष्कृत सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कविवचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थीं, पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। फिर उन्होंने कविवचन सुधा पत्रिका निकाली इसी वर्ष संवत 1925 में, और जिसमें पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थीं। फिर बाद में उसमें गद्य लेख भी निकलने लगे। 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली। संवत 1930 में फिर उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत, जिसके 8 अंक ही निकले थे, कि उसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। तो हरिश्चंद्र मैगजीन का ही दूसरा नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका था। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहले इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ, और जो हिंदी का परिष्कृत रूप था वह सबसे पहले इसी हरिश्चंद्र चंद्रिका में देखा गया। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। जिस हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा था, उस हिंदी के दर्शन इसी चंद्रिका पत्रिका में हुए थे। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। जब से हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन हुआ, तब से भारतेंदु ने सुधरी हुई हिंदी का उदय माना। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि कौन सी पुस्तक में भारतेंदु ने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली। तो ये कालचक्र नाम की पुस्तक है, जिसमें भारतेंदु ने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी की ये है। कि इस हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ अब इस हिंदी को किसने कहा है? हरिश्चंद्री हिंदी। जो हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकट हुई थी, दिखाई पड़ी थी, उस हिंदी को आचार्य शुक्ल ने हरिश्चंद्री हिंदी कहा है।
इस हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वयं तो लिखते ही थे और उन्होंने उत्साहवर्धन कर करके नए लेखकों को भी तैयार कर लिया था। स्वर्गीय पंडित बद्री नारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता और मौलिकता थी। ध्यान देने की बात यह है कि जो भी उस समय गिने चुने लेखक थे उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय जो बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी का अनुवाद करने का तूफान जो चला था वो उस समय नहीं था, जिससे कि हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था। हिंदी में नई पुस्तकें नहीं लिखी जा रही थी, बल्कि अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किया जा रहा था। तो उस समय जो लेखक, हिंदी के जो गिने चुने लेखक थे, उनकी हिंदी हिंदी होती थी और वो अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानते थे। जिस लेखक की जो शैली होती थी वह उसी में लिखा करता था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रतिशब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हों। जब वो बंगला से पदावली का अनुवाद करते थे तो वो वाक्य ज्यों के त्यों रख देते थे। अंग्रेजी वाक्यों के मुहावरों का शब्द प्रतिशब्द अनुवाद करके ज्यों का त्यों लिख देते थे। उस समय की हिंदी में न दिक दिक अशांति थी, न कांदना, सिहरना और छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वार्थ लेना। इस प्रकार की शब्दावली उस समय हिंदी में नहीं थी। अर्थात अनुवाद करके हिंदी तो लिखी जा रही थी पर उसमें हिंदी का भाव नहीं था, वो सिर्फ उसका अनुवाद था। शब्द प्रतिशब्द सिर्फ अनुवाद कर दिया जाता था, उसमें हिंदी के भाव नहीं आ पाते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं आचार्य शुक्ल, क्योंकि उसमें इस प्रकार के शब्द नहीं थे, वो हिंदी सिर्फ हिंदी थी, उसमें हिंदी भाषा भी थी, हिंदी के भाव भी थे। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। मैगजीन जो थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसमें प्रकाशित हुआ था हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न और कार्तिक प्रसाद खत्री का रेल का विकट खेल। तो ये लेख उस समय लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संवत 1931 में भारतेंद्र जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति नाम का प्रहसन लिखा था। उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। सबसे पहले कविवचन सुधा, उसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका और उसके बाद स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी। उन्होंने 1930 में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर भी छींटे छोड़े। उन्होंने जो खुशामदी लोग थे, जो अंग्रेजों के खुशामद किया करते थे, उन पर और अपनी मान वृद्धि की ही फिक्र केवल करने वालों पर भी छींटे छोड़े, व्यंग्य कसे। भारत के प्रेम में मतवाले, देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे। चिंता जो थी देश हित की हरिश्चंद्र जी को, उसके कारण सरकार की, जो अंग्रेजी सरकार की कुदृष्टि हो गई थी उन पर, उसके कारण राजा साहब ही समझे जाते थे, राजा शिव प्रसाद सिंह। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे।
उन्होंने अपनी नाटक नाम की जो पुस्तक लिखी है उसमें ये लिखा है कि उनसे पहले केवल 2 ही नाटक लिखे गए थे, एक महाराजा विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन और बाबू गोपाल चंद्र का नहुष नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रजभाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये हैं, ये दोनों नाटक ब्रजभाषा में थे। एक बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास का, जो कि उनके पिताजी थे, और आनंद रघुनंदन, और ये भारतेंदु के लिखे हुए नाटक हैं, जिसमें से कुछ मौलिक हैं और कुछ अनूदित हैं। मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, जो कि अधूरा रह गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मौलिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा रह गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक कौन सा है? अब ये अनुवाद किए हुए उनके नाटक हैं। विद्या सुंदर, पाखंड विटंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। सत्य हरिश्चंद्र को भले ही मौलिक नाटक समझा जाता हो, लेकिन वह एक बंगला नाटक है जिसका अनुवाद वह कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था। भारत जननी जो नाटक है वो उनके मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का नाटक जो था उसका अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला, जिसको उन्होंने सुधारने के नाम पे सुधारते सुधारते पूरा ही लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। भारतेंदु के नाटकों में विशेषता क्या है? और सबसे पहले ध्यान कहा जाता है कि उन्होंने जीवन के कई क्षेत्रों से अपनी नाटकों की सामग्री ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। नील देवी पंजाब के हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशस्य विषमौषधम देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम जोगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है। इनके सभी नाटकों के विषय लगभग अलग अलग हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से इन्होंने विषय उठाए हैं। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया है। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले, और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। इन्होंने बीच का मार्ग नाटकों की रचना शैली में अपनाया। जैसे बंगला नाटक अंग्रेजी नाटकों की राह पर चले, उस प्रकार ये नहीं चले, और न ही इन्होंने प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता को अपनाया। ये दोनों के बीच का मार्ग लेकर चले। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। उनके जो बड़े नाटक थे उनमें प्रस्तावना रहती थी। पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास की ओर वे बराबर दत्तचित्त रहे। यद्यपि सबसे अधिक उन्होंने नाटकों की ही रचना की, पर फिर भी वो हिंदी के सर्वतोमुखी सभी विधाओं चहुमुखी विकास की ओर ध्यान देते रहे और उसमें लगे रहे। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। उनकी ऐतिहासिक रचनाएं हैं कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए, पर चल बसे। अपने बाद के दिनों में वे उपन्यास लेखन की ओर भी बढ़े, पर उनकी मृत्यु हो गई। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। वो सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कविता सवें निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगीं। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर, द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। तो ये कथन के रूप में इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कथन किस आलोचक का है और किस लेखक के विषय में
कहा गया है। एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। एक ओर तो वे राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते दिखाई देते थे, दूसरी ओर जो अधिकारी और टीकाधारी भक्त होते थे, जो कि बाह्य आडंबरों का पर्दा ओढ़े रहते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर भी उनकी दृष्टि रहती थी। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय, सामंजस्य। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने साहित्य ही के विकसित अंग से लगे, कि नए या जो बाहरी भाव हैं उनको पचाकर अपने भावों में इस प्रकार से मिलाकर साहित्य रचना की जानी चाहिए कि वे बाहरी भाव न लगकर साहित्य के अंग ही लगें। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। प्राचीन और नवीन का समन्वय, सामंजस्य इनकी विशेषता थी। तो ये कथन भी पूछा जा सकता है कभी, और वैसे भी आप ध्यान रखिएगा कि ये आचार्य शुक्ल का कथन है कि इन्होंने इनको नवीन युग के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है और नवीन और प्राचीन का सामंजस्य करने वाला माना है। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला की आवश्यकता थी, जैसी हिंदी में प्राण फूंकने की आवश्यकता थी, उस कार्य को भारतेंदु जी ने बखूबी किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया अपना। इन सभी लेखकों ने भारतेंदु काल में हिंदी साहित्य का जो नवीन विकास हो रहा था उसमें अपना योगदान दिया। भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में ही हो गया था, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। भारतेंदु का काल जो है लगभग 1941 में ही समाप्त हो गया था, पर उनका यह मंडल, ये जो भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है, उसमें जो लेखक थे वो बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करते रहे। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। जो ये प्रथम उत्थान के जो लेखक थे, जिनका समय काल संवत 1925 से 1950 तक रहा, इन लेखकों में जो बात थी, जो मौलिकता थी, आचार्य शुक्ल कहते हैं, वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में दिखाई न पड़ी। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, ये पहले भी कहा जा चुका है। उनकी भावावेश की शैली पहली है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी। भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जब वह भावावेश की शैली में होते हैं, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी, अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। ये जो भाषा होती है उनकी सरल बोलचाल की, उसमें कहीं कहीं जो अरबी फारसी के प्रचलित शब्द होते हैं वो भी आ जाते हैं, परंतु बहुत कम मात्रा में। चंद्रावली नाटिका से उद्धृत अंश देखिए। अब यहाँ पर चंद्रावली नाटिका का अंश आचार्य शुक्ल ने ये उद्धृत किया है। झूठे झूठे झूठे, झूठे ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतना छाती ठोक और हाथ उठाकर लोगों को विश्वास दिया? आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया? किसने इस उपद्रव और लाज करने को कहा था? कुछ ना होता, तुम ही तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था। फिर क्यों यह विस्मय संसार किया? बखेड़िए और इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की। नाम बिके लोग झूठा कहें, अपने मारे फिरे,
पर वाह रे शुद्ध बेहाई, पूरी निर्लज्जता, लाज को जूतों मार के पीट पीट के निकाल दिया। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय, एक बार भी मुंह दिखा दिया होता तो मतवाले मतवाले बने क्यों लड़ लड़ कर सिर फोड़ते। काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे, हुक्मी बेहया हो। इस प्रकार ये इनकी भाषा थी, जिसमें कहीं कहीं पर अरबी और फारसी के शब्द भी मिल जाते। जहाँ चित्त किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं। जहाँ चित्त की किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है, वहाँ पर वाक्य कुछ बड़े और गंभीर हैं, पर अन्वय जटिल नहीं है। जैसे प्रेम योगिनी के सूत्रधार के इस भाषण में, प्रेम योगिनी के सूत्रधार का जो भाषण है वो यहाँ पर दिया है। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता हरिश्चंद्र ही दुखी हो। नेत्र में जल भरकर, हा सज्जन शिरोमणे, कुछ चिंता नहीं, तेरा तो माना है कि कितना भी दुख हो उसे सुखी मानना। मित्र, तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो। तुम्हें इनकी निंदा से क्या, इतना चित्त क्यों क्षुब्ध करते हो। स्मरण रखो, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोग बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे। तो ये प्रेम योगिनी की पंक्तियां थीं। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सबसे बढ़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिलता है। देखिए, जहाँ पर उनकी भाषा में संस्कृत पदावली भी मिलती है। आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं है, किंतु मुझको आज उल्टा और दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग मेद सिंचित केश राशि, कृत्रिम कुंतल जूट, मिथ्या रत्नाभरण, विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटिदेश कसे निज निज पतिगण के साथ प्रसन्न वदन इधर से उधर फर फर कर की पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती हैं, तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मेरे दुख का कारण होती है। तो यहाँ पर उन्होंने संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग किया है। पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं। उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है। चाहे भाषा जिस प्रकार की हो, उनके वाक्यों को समझना सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग वैचित्र्य व चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग वैचित्र्य या चमत्कार की प्रवृत्ति उनके भावों में नहीं पाई जाती। ये स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उनमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेमघन आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। ये स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के जो लेखक सब थे, उनमें भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेमघन आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। 1938 की आनंद कादम्बिनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। आनंद कादम्बिनी का कोई लेख हो जो 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिला दिया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। अगर भारतेंदु का लेख उसी जगह पर हो तो उसमें इतना अंतर नहीं पड़ेगा। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। इस प्रकार के व्याकरण विरुद्ध प्रयोग कहीं कहीं अवश्य मिलते हैं, परंतु उनकी भाषा भारतीय मंडल के सब लेखकों में सबसे साफ सुथरी और व्यवस्थित भाषा थी। अब आइए देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई। इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बसे थे, जहां पर प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई। ये इतने मनमौजी थे कि
आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनीबाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद दिक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। ये आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की परवाह कम करते थे। मौजी थे तो अपनी मन की मौज के हिसाब से कार्य करते थे। तो ये कभी लावनीबाजों में जाकर शामिल हो जाते, कभी मेलों और तमाशों में जाते दिखाई पड़ते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है। ये अपनी लेखन कला जो थी उसमें भारतेंदु को आदर्श तो मानते थे, परंतु भारतेंदु की शैली में और इनकी शैली में बहुत कुछ विभिन्नता थी, बहुत कुछ अंतर था। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती थी। इनका स्वभाव विनोद प्रिय था, इसलिए उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता रहती थी। किसी बात को कहने का ढंग उनका व्यंग्यात्मक होता था। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। ये पूर्वीपन की परवाह न करते हुए अपनी ग्रामीण कहावतें भी उसमें बेधड़क रख दिया करते थे। साहित्य में कैसा ही विषय हो, वे उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। किसी भी प्रकार का विषय हो, वो उसमें मनोरंजन और विनोद हास्य की सामग्री ढूंढ ही लेते थे। अपना ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। उनका जो ब्राह्मण पत्र निकलता था वो उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। लेख हर तरह के निकलते थे। देश दशा, समाज सुधार, नागरी हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलता है। जैसे घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डौल बांध है, समझदार की मौत है, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौं। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। हास्य विनोद की प्रवृत्ति से युक्त लेख ही अधिकतर वो लिखते थे, परंतु जब कभी भी गंभीर विषयों पर लिखते थे तब वे संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने यहाँ पर दिए जाते हैं। तो प्रताप नारायण यहाँ से ये कथन के रूप में भी आ सकता है। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी, इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती थी। इसके लिए पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। तो इस प्रकार कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि ये किस आलोचक का कथन है प्रताप नारायण जी के संबंध में। आगे आइए देखते हैं उदाहरण इनकी भाषा के। समझदार की मौत है से ये उदाहरण लिया गया। सच है सब ते भले हैं मूढ़, जिन्हें न व्यापे जगतगत। मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना। जो कोई तिथि त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धो आना। गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेंत मेत में धर्म मूर्त धर्म अवतार का खिताब पाना। संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और काहे की खैख है। आफत तो बेचारे जिंदा दिलियों की है, जिन्हें न यूं कल न वो कल। जब स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था तब के विद्वान कहते गीर्वाण वाणीषु विशाल बुद्धिस्त थान्य भाषा रसोलो लुपोहम। अब आज अन्य भाषा वरंज अन्य भाषाओं का कर्कट छाती का पीपल हो रही है। अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। इस प्रकार की भाषा थी प्रताप नारायण मिश्र जी की। ये मनोयोग लेख से उनका उदाहरण दिया है। शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हों किंतु भले प्रकार पूर्ण रूप से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। यदि रोका न जाए तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है। तो इस प्रकार की ये भाषा है प्रताप नारायण मिश्र जी की। प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे।
कलिकौतुक रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया। कलिकौतुक इन्होंने फुटकल गद्य प्रबंध तो लिखे ही हैं, इसके साथ साथ नाटक भी लिखे हैं जिसमें कलिकौतुक रूपक में इन्होंने पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया है। संगीत शाकुंतल में लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। संगीत शाकुंतल जो है वो लावनी के ढंग पर पद्यबद्ध गाने योग्य शकुंतला नाटक है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा। भारतेंदु के अनुकरण पर ही इन्होंने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा था। हठी हम्मीर रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का व्रत लेकर लिखा गया और हठी हम्मीर इनका रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का व्रत लेकर लिखा गया है। गो संकट नाटक और कलि प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नामक उनका एक प्रहसन भी है। इसके अतिरिक्त गो संकट नाटक और कलि प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नाम का उन्होंने एक प्रहसन भी लिखा है। तो ये सभी रचनाएं थीं प्रताप नारायण मिश्र जी की और उनकी भाषा का भी उदाहरण आपने देखा है। आज यहीं तक फ्रेंड्स, इससे आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम भारतेंदु मंडल के अन्य लेखकों को पढ़ेंगे। आपको ये सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा जो हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।